मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वापसी का वक्त आया तो सदर याह्या अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि कोई उनके बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। साबिक पुलिस ऑफिसर ने अपनी आप बीती जहान हैरत में लिखा है कि आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने अकलीम अख्तर रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंग रलियां मनाते पाया। खुद रानी को इस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। इसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और बर वक्त उसे बाहर लाएं। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थीं? इन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खवातीन में से एक क्यों कहा जाता है? हालांकि न तो वो सियासतदान थीं और न किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से उन ताल्लुक था और न ही उनका वास्ता अदब या शोबे से था। इस अजीब व गरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में उनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 17 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका का वाक़या पेश आया तो उसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में उनके घर में नज़र बंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया कि कहीं कोई ऐसा बयान न दे जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मुनाफी हो। एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फौजी ओहदा नहीं, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था? इन्हें अखबार पाकिस्तान की मलका क्यों कहते थे और वो मुजरमों को माफ़ी कैसे दिलवा देती थीं? और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी ख़तरनाक कैसी समझी गई कि इस पर पहरा बिठा दिया गया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए तारीख की चंद गर्द आलूद राहदारियों में से झांकना पड़ा। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर पैदा हुई। कुछ अरसा तो स्कूल जाती रहीं मगर मैट्रिक नहीं कर सकीं। कम उम्री ही में उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान इनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तक तो हालात बिल्कुल उस ज़माने के रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में यकलख्त एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 60 की दहाई के अवाइल की बात है कि अकलीम अख्तर अपने खामद के साथ मर्री की मशहूर मार रोड पर चहलकदमी कर रही थीं। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने कहानी का रुख मोड़ दिया। अकलीम अख्तर ने 2002 में एक इंटरव्यू में बताया कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रिवायती थानेदार खामद ने अपने 6 बच्चों की माँ का चेहरा मार रोड पर लोगों के दरमियान यूं उरियां होना पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी बीवी को डांट पिलाई बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से टहूका भी लगा दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिसने उनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। खामद की डांट डपट में इन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नोच कर मार रोड पर फेंक दिया। वो कहती हैं कि मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बे पड़ रहे थे। उस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खामद के मफलर के चीथड़े उड़ाना चाहती थी, उसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी, उसके बाल उखेड़ देना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि उस वक़्त माल रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने इसी वक्त तहिया कर लिया कि अब वो किसी खामद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी। वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगी जहां उन्हें रोकने टोकने और डांट टपकने वाला कोई न हो। वो इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खामद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत उतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों को यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरो लड़कियां उनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फिल्मों की बाज़ नाकाम अदाकाराएँ भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। इसी दौरान किसी तरह से जनरल याह्या और अकलीम अख्तर के सितारे टकरा गई। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, इस बारे में मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करते हैं। खुद अकलीम कहती हैं कि ये मुलाकात नाव नोश की एक महफिल में हुई। याह्या खान बताते हैं कि मैं जनरल रानी को बचपन से जानता हूँ। जब मेरे वालिद की गुजरात में पोस्टिंग थी, सरदार चौधरी ने लिखा है कि ये दोनों पहली बार सियालकोट में मिले जहाँ रानी CMH में ज़ेर इलाज थीं। मुलाकात चाहे जहाँ हुई हो
اور جن حالات میں ہوئی وہ بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چھم جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولیوں کی دھنادھن سے اکتا کر تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تراوت بخشنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ہی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب باغیں یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گیا۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان ملک میں دوسرا مرحلہ نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ دروغ بگردن راوی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بھڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر شروع کر دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھیں۔ تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز بہت پسند تھی، کم از کم اس معاملے میں تو انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتا ہے۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا کہ گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ناظرین، یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ یحییٰ خان باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں وہ بحیرہ روم کے محاذ پر لڑے اور جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر میجر جنرل ہیں۔ انہوں نے نئے دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کلیدی کردار ادا کیا اور کچھ عرصہ CDA کے چیئرمین بھی رہے۔ تاہم شراب و شباب کی عادت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی لت نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر اپاہج بنا کر رکھ دیا۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں اس کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو فہم و فراست تو ایک طرف، ہوش و حواس تک سے بیگانہ تھا۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا ستارہ بھی گہنا گیا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل SM ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار علی بھٹو پر بڑا غصہ تھا کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے SM ظفر کو ایک خط میں لکھا کہ میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی۔ 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں ان کی دعوتوں کا اہتمام کرتی۔ بھٹو صاحب کے علاوہ کئی پردہ نشینوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دے۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔